हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। पहले छोटा सा चीज़ जानते हैं कि फिजिक्स का एक छोटा सा ब्रांच होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि दिस इज ए स्टडी अबाउट चार्जेस। स्टडी अबाउट चार्जेस कहने का मतलब है कि इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं एक दूसरे पे किस तरह का फोर्स लगा रहे हैं, किसी चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है या फिर पोटेंशियल कितना है, इस सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। फिर बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में बांट दिया गया। एक पार्ट जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं एंड सेकेंड पार्ट जिसे इलेक्ट्रोडायनामिक कहा जाता है। तो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को चार्ज के मोशन और रेस्ट के बेसिस पे बांटा गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तब इसे कैसे डील करेंगे और एक कौन सा फोर्स लगाएगा, इससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कितना होगा। या फिर अगर कोई चार्ज मोशन में हो जाए तो मोशन में अगर चार्ज होता है तो डेफिनेटली उसके पास कुछ वेलोसिटी होंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर बॉडी या कोई चार्ज पार्टिकल से एक्सेलरेट भी कर सकता है। दैट मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स मोशन में है तो दो केसेस बन सकते हैं। एक तो वेलोसिटी होगा इसके पास, वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, और या फिर एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है, या फिर चार्ज के पास एक्सेलरेशन आ जाए, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अगर चार्ज रेस्ट में हो जाएगा तो रेस्ट पे होगा तब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में होता है तब उसके बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक है, ये भी चार्ज के बारे में पढ़ना होता है। इसमें भी जब चार्ज मोशन में होता है, दैट मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। हम लोग देखें कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स मोशन में हो तो या तो उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो, दैट मीन्स उसके पास कुछ एक्सेलरेशन हो जाए। अगर ऐसा होगा तो इस बेसिस पे इलेक्ट्रोडायनेमिक को भी दो पार्ट में बांट दिया गया। एक पार्ट को बोला गया मैग्नेटिज्म, एक पार्ट को मैग्नेटिज्म का नाम दे रखा गया। जो सेकेंड पार्ट था उस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या है? तो मैग्नेटिज्म भी चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। दैट मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर चार्ज के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तब इसको पढ़ते हैं। तो आप मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे तब इस ब्रांच को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन हो और एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में आप पढ़ रहे हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। दैट मीन्स इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो स्टडी ऑफ चार्जेस विथ एक्सेलरेशन या विथ एक्सेलरेटेड मोशन। कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल्स में एक्सेलरेशन आ जाए तब उसके बारे में पढ़ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ बातें
देख लेते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तब उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, रेस्ट में है, रेस्ट में होने का मतलब इसका वेलोसिटी जीरो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, दैट मीन्स जो वेलोसिटी होगा वेलोसिटी जीरो होगा, और वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगा, इसका मतलब चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट में है। यहाँ पे देखिए चार्ज जो है मोशन में है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगा इसका क्या मतलब है, तो इसको जब दो पार्ट में बांटे तो पता चला कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि सेम रहे, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाना। यहाँ पे देखिए स्टडी ऑफ चार्ज विथ रिलेटेड मोशन, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन कुछ न कुछ होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ होना चाहिए इसके पास एक्सेलरेशन। अब देखते हैं अगर चार्ज रेस्ट में है, दैट मीन्स अगर वेलोसिटी चार्ज का जीरो हो गया है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और कुछ नहीं, उसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वगैरह वगैरह सारे चीज़ें निकालेंगे। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में दो बातें हम लोग देखें कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है तब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होंगे। अच्छा, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेशन करने लगा तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, क्योंकि चार्ज का प्रॉपर्टी है, अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही है। और अगर डेफिनेटली एक्सेलरेशन है मतलब मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही। तो साथ में अगर एक्सेलरेशन है तो साथ में इसमें एनर्जी भी होता है, दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल्स एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देगा इस तरह से। अच्छा, हम लोग अभी तक जितने भी बातें पढ़ रहे हैं हमेशा हर एक जगह चार्ज के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं कि चार्ज क्या है, चार्ज कैसे है, चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, या फिर रेस्ट में या फिर मोशन में, सारी बातें चार्ज के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एटम के स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं कि अगर हम किसी एटम्स का थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एक एटम का अगर इसका न्यूक्लियस है तो इसके सराउंडिंग्स जो ऑर्बिट होते हैं, हमको पता है न्यूक्लियस प्लस चार्ज होता है न्यूक्लियस में, और सराउंडिंग जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें माइनस चार्ज होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। तो देखो इसका जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहरी जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इस चार्ज पार्टिकल्स के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का जो नेचर होता है नेगेटिव नेचर होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं, न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होते हैं। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज की कि आखिर इस पे चार्ज होता कितना है, तो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जी बिल्कुल, दोनों पे सेम चार्ज होता है, इसमें माइनस होता है और इस पे प्लस में होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, जीरो, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर एटम्स है तो एटम्स के अंदर का जो पार्टिकल्स है, एटॉमिक पार्टिकल्स, उस अगर पार्टिकल्स है तो उसके पास मास होना चाहिए, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पे मास होता है क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, और मास होता है इलेक्ट्रॉन पे कितना, 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67
2 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। दोनों का मास में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता, स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। यहाँ पे 1.672 होता है या 1.674 होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है, लगभग दोनों का मास सेम होता है। अच्छा, अगर बात करें थोड़ा सा इसके डिस्कवरी पे, तो कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड में कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर कौन करे थे। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्कवर करे थे उनका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर करे थे। प्रोटॉन का डिस्कवरी में नाम आता है ई गोल्डस्टीन का, ई गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का। कभी कभी कुछ किताब में ऐसे लिख देते हैं कि प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एटम्स है, एटम्स का सराउंडिंग इसका जो ऑर्बिट है, तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड करे थे, न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड। और जितने भी पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, इस तरह से। अब हम लोग समझते हैं कि ये तो चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात हो गया। बहुत सारे हम लोग बार बार चार्ज क्या है, कैसे है, किस तरह से है, हम लोग बातें कर रहे हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर चार्ज है क्या। तो अब समझते हैं हम लोग चार्ज क्या होता है, चार्ज कहते हैं किसको है। चार्ज बेसिकली, चार्ज को समझने के लिए ना थोड़ा सा एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन है। अभी हम लोग समझते हैं कि चार्ज क्या है क्या नहीं मालूम है, बस समझते हैं कि बस मास है किसी ऑब्जेक्ट के पास। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का मास है। मास कितना है अभी हम लोग देखे थे, मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना मास है। हालांकि बहुत कम मास है, 10⁻31 इसका ऑर्डर है। दैट मीन्स कि बहुत कम मास है इसका। अगर दो मासिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है हमेशा एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा एक दूसरे पे। अगर इसके पास मास है तो, और अट्रैक्शन फोर्स लगाना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स। लोग ऐसे ही समझते थे कि अगर दो मास वाला ऑब्जेक्ट है डेफिनेटली अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे। लेकिन हुआ क्या कि अगर दो इलेक्ट्रॉन को आपस में लाया गया, तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में आए तो एक दूसरे को खींचना चाहिए था। अगर ये नहीं भी खींचते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मास बहुत कम है और बहुत कम मासिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा फोर्स से जो हमको दिखाई दे, तो ज़्यादा सरप्राइजिंग वाला चीज़ नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स को आपस में लाया गया तो एक दूसरे को हाईली रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करने लगे, एक दूसरे को पूरा धक्का देना स्टार्ट कर दिए, एक रिपेल करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग गया, रिपल्सिव फोर्स लगा। डेफिनेटली इतना रिपल्सिव फोर्स लगा तो लोग सरप्राइज हो गए कि इसके पास मास है तो इसको अट्रैक्ट होना चाहिए, तो रिपेल कैसे हो गया। तब बाद में पता चला कि मास जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है, उसी तरह से इसमें एक और प्रॉपर्टी है जो मास से बिल्कुल अलग है, और उस प्रॉपर्टी का नाम ही चार्ज रखा गया। इसका मतलब चार्ज किसी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है। कैसा प्रॉपर्टी? जो अपने जैसा पार्टिकल्स पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करे, कोई फोर्स, या उसके कारण सराउंडिंग्स कुछ फील्ड डेवलप हो। दैट मीन्स चार्ज इज दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ any material, charge is that fundamental property of any material due to which it can exert electromagnetic force।
इसका मतलब चार्ज किसी मटेरियल के एक तरह का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। अच्छा, तो डेफिनेटली ऐसा है। तो अब थोड़ा सा और समझते हैं कि चार्ज के बारे में। देखो, चार्ज जो है ना एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको जनरली क्यू से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, आप कैपिटल क्यू लिखो, स्मॉल क्यू लिखो, जो भी लिख सकते हो, जनरली क्यू से इसको डिनोट करते हैं। एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे I से डिनोट करते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर यहाँ से लिख सकते हैं I इंटू टी। अगर इसका यूनिट की बात करें तो I का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है और T का यूनिट होता है टाइम का सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग कूलम बोलते हैं। एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम बोलते हैं। मतलब अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का कूलम, जिसको C से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। अच्छा, अगर हम लोग CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट भी दो तरह से लिए जाते हैं। अगर चार्ज रेस्ट में हो तब इसे ESU, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिया जाता है, या फिर स्टैट कूलम भी इसको बोलते हैं जनरली। स्टैट कूलम, इसे स्टैट कूलम भी कहा जाता है। बहुत लोग इसे फ्रैंकलिन के भी नाम से जानते हैं, फ्रैंकलिन के नाम। और फ्रैंकलिन जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसके बाद अगर चार्ज रेस्ट में ना होकर मोशन में हो जाए तब इसका जो CGS यूनिट है उसको EMU लिखा जाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको AB कूलम भी बोलते हैं, इसे AB कूलम भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ रिलेशंस हैं, जैसे अगर 1 कूलम में बात करें तो 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम होता है। 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें EMU का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का, तो 10 कूलम मिलके 1 AB कूलम बनाता है। दैट मीन्स अगर 1 कूलम की बात करें तो 1 कूलम में 1/10 AB कूलम होगा, इस तरह से। अच्छा, अगर बात करें एक और यूनिट है जो केमिस्ट्री में जनरली यूज होता है, जिसको फैराडे बोलते हैं। फैराडे यूज्ड इन केमिस्ट्री, जनरली केमिस्ट्री में यूज होता है फैराडे। और 1 फैराडे में होता है 96500 इतना कूलम। इसको जनरली बिगेस्ट यूनिट बोला जाता है चार्ज का। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट लगभग यही होता है, बिगेस्ट यूनिट। अच्छा, कुछ छोटे छोटे और भी यूनिट हैं जिनका यूज किया जाता है जनरली, जैसे मिली कूलम, और एक और है माइक्रो कूलम। मिली कूलम क्या होता है, 1 मिली कूलम में होता है 10⁻³ कूलम, और 1 माइक्रो कूलम में होता है 10⁻⁶ कूलम। ये तो हो गई चार्ज के यूनिट पर बात। अब हम लोग देखेंगे चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी
और चार्ज से रिलेटेड और भी कुछ फिनोमिनास देखते हैं। अगर सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हम लोग बात करें तो स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल जो होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन। हाँ, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटा पार्टिकल्स कौन सा है तो आप इलेक्ट्रॉन में ही टिक आउट करोगे। हालांकि जनरली बीच बीच में कभी कोई कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा बताया गया कि सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल्स क्वार्क है, क्वार्क का नाम आता है, लेकिन जनरली क्वार्क बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग। तो अभी भी सबसे छोटा पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स ही है, सबसे छोटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो चार्ज दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और जो दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, चार्ज के बारे में सबसे पहले, अगर चार्ज है तो चार्ज के बारे में सबसे पहले थेल्स साहब बताए थे। और चार्ज दो तरह की होता है, इस कॉन्सेप्ट को बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे कि चार्ज दो तरह का होता है। इस बात को बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक और पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज ही है, या फिर इस पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पर भी नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स हम लोग लाइक चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर लाइक चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और वही अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दैट मीन्स अगर अनलाइक चार्ज हुआ, अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर से अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक बात देखें हम लोग, सपोज करो कि मेरे पास इस तरह का एक बॉडी है और यहाँ पे भी इस तरह का एक बॉडी है। अगर इस बॉडी में टोटल 10 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट मीन्स 10 प्लस चार्ज 10 माइनस चार्ज, तो ओवरऑल इस पे न्यूट्रल हो गई, जीरो चार्ज होंगे। मतलब कि 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज सेम है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ओवरऑल चार्ज जीरो, दैट मीन्स ये बॉडी अभी न्यूट्रल है। इसके बाद अगर मान लो इस पे 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये भी ओवरऑल न्यूट्रल होता। तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, इसका मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसलिए बॉडी न्यूट्रल है। अब अगर आप देखोगे सपोज ई इससे क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन हमको दो, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएंगे। अगर 10 प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 में अब 9 इलेक्ट्रॉन बचे, ओवरऑल इस पे एक प्लस चार्ज आया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल एक नेगेटिव इसके पास आया। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चार्ज ही बन हो गया और एक नेगेटिव इस पे आ गया, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्लस चार्ज इसमें आया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इससे कोई नेगेटिव चार्ज कम हो गया जिसके वजह से ये पॉजिटिव बन गया है। और ऐसे बॉडी को, इसमें से इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है ना, तो इस तरह के बॉडी को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी मतलब इलेक्ट्रॉन का इसमें कमी हो गया है, डेफिशिएंट हो गया है। और यहाँ पे इस तरह के बॉडी को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी बोलते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा आ गया है। अच्छा, एक बात और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये बात तो समझ में आता है कि चार्ज पार्टिकल से ट्रांसफ़र हो गया तो चार्ज इसमें कम हो गया, इसमें ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज इसमें नेगेटिव कम हो गया, मतलब ये पॉजिटिव बन गया। तो अगर क्या चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफर होते हैं तो अपने साथ मास को भी ले जाते हैं क्या?
तो बिल्कुल अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg मास भी इसके साथ गया होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। इसका मतलब बहुत जरूरी चीज है कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज जो होता है मास के साथ एसोसिएटेड होता है। इसका मतलब चार्ज, अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स है तो उसके पास 100% मास होगा, लेकिन इसका उल्टा कोई जरूरी नहीं है कि सही होगा। अगर किसी के पास मास है तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज होगा ही। जैसे न्यूट्रॉन का अपना मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 इंटू 10⁻²7 मतलब 27 kg। लेकिन इस न्यूट्रॉन के पास चार्ज तो है, लेकिन इसके पास मास तो है, लेकिन इसके पास चार्ज नहीं है। मतलब ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास चार्ज नहीं है लेकिन मास होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि टोटल चार्ज के बारे में, चार्ज का प्रॉपर्टी, चार्ज कितने तरह के होते हैं। अच्छा, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक अपरेटस भी होता है। तो एक बात आप ध्यान रखना, अपरेटस टू डिटेक्ट द चार्ज, और इस तरह के ऑपरेटस को बोला जाता है, एक ऑपरेटस है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग ये पता कर सकते हैं किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है। उसमें कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल मेटल रॉड होता है जो एक बॉक्स से हाउस होता है और उसके एक तरफ, एक एंड पे दो गोल्ड के पतले लीव्स लगे होते हैं, एक तरफ नॉब होता है। अगर नॉब पे किसी बॉडी को सटाया जाता है तो उसका जो चार्ज होता है फ्लो होकर गोल्ड लीफ पर आते हैं और एक जो गोल्ड लीफ हैं वो एक दूसरे में रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं और मूव करना, मतलब फ्लक्चुएट कर जाते हैं। तो हम लोग उसके जरिए पता कर लेते हैं कि उस बॉडी में चार्ज था कि नहीं था। अगर चार्ज होगा तो डेफिनेटली एक दूसरे को रिपेल करेगा, चार्ज नहीं होगा तो नहीं रिपेल करेगा। इस तरह का ऑपरेटस का नाम है जो चार्ज पता करता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में, फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे आएंगे, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी बॉडी को किस तरह से चार्ज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल, जनरली जो मटेरियल होता है ना, ये मटेरियल किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर बने होते हैं और जो भी एटम्स होते हैं उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो चार्ज के बेसिस पे अगर मटेरियल को बांटा जाता है तो सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जनरली कंडक्टर्स वैसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का परमिशन देते हैं, मतलब कि जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। जैसे बात करें, कंडक्टर्स इज दोज मटेरियल विच अलाउ चार्ज टू मूव थ्रू इट, विच अलाउ चार्ज टू मूव थ्रू इट। मतलब ऐसा मटेरियल जो खुद से चार्ज को फ्लो होने देते हैं, खुद से चार्ज को मूव होने देते हैं, ऐसे मटेरियल को कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे मेटल्स हो गए, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं। चार्ज करने का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स को हम किसी एटम से इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। उसके लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जनरली अगर चार्ज के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही जनरली होते हैं। मेटल्स हो गए या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स, टैप वाटर। देखो टैप वाटर जो होते हैं ना, टैप वाटर से करंट फ्लो करते हैं, दैट मीन्स कि इससे जो आयंस होते हैं फ्लो कर जाते हैं। लेकिन प्योर वाटर में ऐसा नहीं होता है। टैप वाटर कंडक्टर्स होते हैं लेकिन प्योर वाटर कंडक्टर्स नहीं होते हैं। वे अपने से जो चार्ज पार्टिकल्स हो, दैट मीन्स आयंस होते हैं, उसमें उसको फ्लो नहीं करने देते हैं।
इसके बाद जो सेकेंड है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? विच डू नॉट अलाउ चार्ज टू मूव थ्रू इट। दैट मीन्स कि जो खुद से चार्ज पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते हैं फ्लो होने के लिए। इसको लिख सकते हैं विच डू नॉट अलाउ चार्ज टू मूव थ्रू इट। वह चार्ज पार्टिकल्स को खुद से मूव होने का परमिशन नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। जैसे जितने भी नॉन मेटल हो गए, नॉन मेटल्स, या फिर कह सकते हैं प्लास्टिक, हालांकि सब नॉन मेटल में ही आते हैं, या फिर प्योर वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा etc। ये जितने भी चीज़ें हैं इनसे चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको इंसुलेटर के कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इंसुलेटर जनरली इंसुलेटर में जो होते हैं ना, अगर इनका हीट हम लोग इनमें हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दें, अगर इंसुलेटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा तो इनका डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये बिहेव करने लगते हैं कंडक्टर की तरह, बिहेव एज कंडक्टर। और इस तरह के कंडक्टर को सेमी कंडक्टर कहा जाता है, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर वैसे कंडक्टर होते हैं जो लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब इनका टेम्परेचर एक सर्टेन कंडीशन पे पहुंच जाता है तो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग सेमी कंडक्टर्स के बारे में बात करें, सेमी कंडक्टर्स के बारे में बात करें तो सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? दोज कंडक्टर्स विच या एट वेरी low temperature, at very low temperature it behave as insulator, but some condition, या कह सकते हैं जब इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, some special condition, या लिख सकते हैं आफ्टर हीटिंग इट बिहेव एज कंडक्टर। अब ऐसे कंडक्टर को ही हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे सेमी कंडक्टर्स हैं। इसमें सर्टन कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, या कुछ कंडीशन पे जो इसका जो चार्ज पार्टिकल्स है वो फ्लो करने लगता है, और नहीं तो ये क्या होते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे इनमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है, जिसके कारण ये इंसुलेटर के तरह बिहेव करते हैं। एक होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें जीरो रेजिस्टेंस होते हैं। एट लो टेम्परेचर at very low temperature it have zero रेजिस्टेंस। ऐसा मटेरियल जिनमें जीरो रेजिस्टेंस होते हैं बहुत कम टेम्परेचर पे, इस तरह के मटेरियल को हम लोग सुपर कंडक्टर का नाम देते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्ज का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है? पहला प्रॉपर्टी तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज नेचर में इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट होने का मतलब होता है कि नहीं बदलना, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज।
जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं नेचर में कहीं भी चेंज नहीं होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि मास भी मास कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि मास भी चेंज होता है। जैसे आप पढ़े होंगे एक फार्मूला m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जैसे जैसे किसी भी पार्टिकल्स का वेलोसिटी बढ़ता है उस तरह से उसका मास भी चेंज होता है। इस फॉर्मूले से हम लोग देखते हैं। लेकिन चार्ज को आप कितने वेलोसिटी दे दो या कहीं भी ले जाओ वो कहीं भी चेंज नहीं होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज कहीं भी नहीं बदलता है। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है हम लोग ऐसे लिखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। जो चार्ज होता है वो एडिटिव होता है। एडिटिव कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई इस तरह का एक बॉडी है और एक चार्ज पार्टिकल सपोज Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल्स Q3 है, तीसरा चार्ज पार्टिकल्स Q2 है एंड तीसरा चार्ज पार्टिकल्स Q3 है। इसी तरह से ढेर सारा चार्ज पार्टिकल्स है, सपोज n चार्ज पार्टिकल्स इस बॉडी पे दे रखे गए हैं। अगर इस तरह से n चार्ज पार्टिकल्स बॉडी पे दिए गए हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी या ऑन द बॉडी इज algebraic sum of all individual charges. The net charge on the body is algebraic sum of all individual charges. That means अगर आप Q नेट निकालना चाहते हो तो सभी चार्ज को अल्जेब्रिक सम की तरह मतलब स्केलर सम की तरह जोड़ सकते हो। दैट मीन्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn तक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q नेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ Qi एंड I इज इक्वल टू 1 to n। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है कैसा होता है, एडिटिव होता है। नेचर में चार्ज को स्केलर क्वांटिटी की तरह जोड़ा जा सकता है। ये तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक बॉडी इस तरह से है, दूसरा बॉडी एक यहाँ पर भी है। अगर एक बॉडी, इस बॉडी में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है, अभी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है। एक बॉडी से बोलता है कि भाई साहब हमको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये एक बॉडी दूसरे बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन मांगता है तो एक इलेक्ट्रॉन मांगा तो बोला ठीक है एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। बोला कि हमको आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो 2 इलेक्ट्रॉन भी दे दिया। बोलता है कि हमको 1.5 इलेक्ट्रॉन दो, ये मना कर देता है कि हम नहीं दे सकते हैं। क्यों भाई 1.5 क्यों नहीं दे सकता? 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 1.5 नहीं दे सकता है। इसके पीछे रीजन है कि हम लोग पढ़े थे जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सबसे छोटा पार्टिकल्स है तो फिर कैसे ब्रेक हो सकता है? तो या तो अगर सबसे छोटा है तो 1 हो जाएगा, नहीं तो 2 हो जाएगा, नहीं तो 5 हो जाएगा। तोड़ के कैसे आप भेज सकते हैं? 1.5 भेज नहीं सकते, 1.2 नहीं भेज सकते हैं। तो एक रूल बन गया, उसी रूल को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज ऑलवेज an integral multiple of an electron। या कह सकते हो किसी बॉडी से ट्रांसफर हो रहा है तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, या किसी बॉडी पे अगर चार्ज जाता है तो ये तो 1 जाएगा, नहीं तो 2 जाएगा। मतलब किसी चार्ज पे चार्ज जो रहेगा इंटीग्रल मल्टीपल ही रहेगा इलेक्ट्रॉन के। दैट मीन्स द चार्ज प्रेजेंट on any body is always an integral multiple of an electron। The charge present on any body is always an integral multiple of an electron। या कह सकते हैं चार्ज ट्रांसफर
of any body, a transfer from one body to another body is always integral multiple of an electron। हमेशा किसी इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के फॉर्म में ही, इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा। इस तरह से अगर हम लोग बात करें दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म इसका देखें तो इसका मतलब है कि जो चार्ज होगा Q है ना प्लस माइनस NE के इक्वल होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई, जहां N इंटीजर होगा इसका मतलब है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन N इंटीजर होगा, माने 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसका मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस, और या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE विच इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ से हम लोग N का भी वैल्यू निकाल सकते हैं Q अपॉन E। इस तरह से हम लोग यहाँ से N का वैल्यू निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस का वैल्यू। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। इसको 2 मेथड से आप निकाल सकते हैं, एक तो यूनिटरी मेथड जो आप पढ़े हो, या फिर इससे भी निकाल सकते हैं। तो हमको मालूम है डायरेक्ट इससे निकाल लेते हैं कि सिंस N इज इक्वल टू Q अपॉन E होता है, Q बोले तो 1 कूलम चार्ज दे रखा है, 1 कूलम चार्ज दे रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसलिए माइनस नहीं ले रखे हैं, इसका मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं भाई कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है, अलग बात है माइनस नेचर का होता है। तो हम लोग तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस में तो नहीं आएंगे, या तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 10, कुछ इस तरह से। कुलम तो गया, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट उड़ाते हैं तो ऊपर चला जाएगा ऐसे 10, तो 10/16 इंटू 10⁻, ऊपर गया तो -19 प्लस बन जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625 इंटू 10, एक पॉइंट को इधर ले आते हैं तो 6.25 इंटू 10⁻, यहाँ 18 हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम में होते हैं। तो हम लोग देखें एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितने होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में होता है। चलो ठीक है।